गुड इवनिंग विद्यार्थियों, दोस्तों। मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहमनी वंश के थोड़ा सा लास्ट पोर्शन देख लिया था, उसके साथ ही थोड़ा सा इंट्रो टाइप का विजयनगर के बारे में स्टार्ट किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग विजयनगर का भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य या कहा जाए भारत के अपने, जहाँ पर कोई विदेशी ना होकर के भारत के लोगों ने एक साम्राज्य, एक कहा जाए एक इनवाइंसिबल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने 200 सालों तक लगभग एक अजय साम्राज्य स्थापित किया। उसके बारे में, विजयनगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल सेशन देखेंगे, सब कुछ थोड़ा समरी टाइप में जानेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो विजयनगर का पॉलिटिकल सेशन पे डिपेंडेंट होगा, पॉलिटिकल सेशन पर फोकस्ड होगा। उसमें हम लोग जो चार वंश आए हैं उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो किंग राजा आए उनके थोड़े जीवन के बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए दर्शक, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है और मिडिवल हिस्ट्री भी लगभग 50% कंप्लीट हो चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने कुछ सेकंड लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा प्रॉपर टाइम से अपडेट कर सकूँ। ओके, तो चलिए विजयनगर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सभी लोगों को इस बात पे थोड़ा सा गर्व होना चाहिए कि हम लोग आज उस साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस वंशों के बारे, उस एरिया के बारे में, उस अंपायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो जो पूर्णतः स्वदेशी है। यहाँ पे ना तो हम लोग अरबियों के बारे में पढ़ेंगे, ना तुर्कियों के बारे में पढ़ेंगे, ना विदेशी मुसलमानों के बारे में पढ़ेंगे, किसी के बारे में, जो पूरे तरह से भारत पे है। और सबसे बड़ी बात, एक अजय साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर एक इनवाइंसिबल, ये कहा जाए कि एक 200 सालों तक इसने ऐसा साम्राज्य की स्थापना की जिसमें कोई भी राजा इस पर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, और जो सोचता था उसको मुँह खानी पड़ती थी। मतलब 200 सालों तक विजयनगर ने अपने पूरे भारतवर्ष में अपना लोहा मनवा कर रखा। जैसा कि हम लोग जब दिल्ली शहर में पढ़ भी रहे थे तो देख रहे थे बीच बीच में कि दक्षिण की तरफ कोई भी राजा बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि दक्षिण की तरफ मोस्ट पावरफुल, वो अलमाइटी टाइप के जो शासक थे, जिसमें कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय का इंपॉर्टेंट नाम लिया जाता है क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सर्वशक्तिमान राजा बताया है अपनी राजा। तो आप समझ सकते हैं कि कृष्णदेव राय कैसे विजयनगर के कहा जाए सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली राजाओं में से एक रहे। उन्होंने अपना सबको लोहा मनवा लिया, मतलब पूरे बहमनी शासन को भी अपना लोहा मनवा लिया। जो 5 राज्य मिलकर भी, जो बहमनी शासन के बाद 5 जो उसके हिस्से बट गए थे, जो 5 राज्य बन गए थे, वो मिलकर भी कृष्णदेव राय को हिला नहीं पाए थे। ओके, एक टाइम पे ये कहा जाए कि विजयनगर काफ़ी हद तक प्रॉस्पर रहा हर तरह के क्षेत्र में। जिसको अगर व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में देखा जाए तो विदेशों से इसको अच्छे संबंध थे, खासकर पोर्टुगीज से, पुर्तगालियों से इनका बहुत अच्छे संबंध देखने को मिले। इंटरनल तौर पे देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में इन्होंने इतना रेवेन्यू अर्जित किया था, सबसे ज़्यादा कहा जाए कि जब 3 दिन तक तो विजयनगर को बहमनी शासक लूटते रहे थे। इतना इनके पास धन था, इतना सोना था, कि इतना स्वर्ण था कि 3 दिन तक सिर्फ लूटते रहे थे। आप सोच लीजिए कि कितना धनाढ़ एम्पायरों में से विजयनगर का नाम लिया जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं इस गौरवशाली इतिहास का, विजयनगर के इतिहास के पढ़ने के बारे में। मैंने पहले बता दूंगा आज का वीडियो सिर्फ इसके पॉलिटिकल सेशन पर फोकस्ड होगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विजयनगर। सबसे पहले आप लोग इस इमेज में समझने की कोशिश करिए कि विजयनगर कौन कौन सा एरिया था। ओके, सिंपलीफाई, बस दिमाग में फोकस रहना चाहिए कि कौन कौन सा एरिया था। सबसे पहले आप मदुरै पर कंसंट्रेट करिए, हम्पी, विजयनगर, इन सब पॉइंट्स पर आप लोग थोड़ा सा बस देख लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने फोकस में देख लिया, इस फिगर में देख लिया कि विजयनगर का जो साम्राज्य था वो बहमनी के साम्राज्य से नीचे था। मैंने लास्ट टाइम बता चुका हूं,
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप लोग डिनोट रखिएगा, दिमाग में सेट करिएगा। बहमनी वंश और विजयनगर, बहमनी एम्पायर और विजयनगर साम्राज्य का हमेशा 36 का रेशियो रहा है, मतलब हमेशा प्रतिबद्धता रही है हमेशा। वो उत्तर की तरफ बढ़ना चाहते थे और ये दक्षिण तरफ बढ़ना चाहते थे, ठीक। लेकिन अंत में जो क्या किसकी जीत होती है वो हम लोग अभी लोग डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर में 36 का रेशियो प्रतिबद्धता रही है, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सेकंड पॉइंट देखिए, विजयनगर की स्थापना कैसे हुई, क्या कारण थे, इसके बारे में अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा। कोई भी, मैंने भी कई कारण पढ़े, लेकिन कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू सही तरह से कोरिलेट नहीं होता है। तो मैंने भी इस पॉइंट पर एक आपको सिंप्लीफाई एग्जांपल तौर पर समझा दूंगा, लेकिन कोई भी पॉइंट मतलब एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है, ओके। मतलब उसके बारे में आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ तो विजयनगर, पहले जिसमें थोड़ा सा फिगर में देख लीजिए, जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ठीक। तो यहां पर तो मैंने बताया था इतने हिस्से में आपको बहमनी वंश मिल गया। अब जो इतना नीचे का हिस्सा बचा ये पूरा विजयनगर साम्राज्य है, ठीक, जो पूरा है ये विजयनगर साम्राज्य में आ गया, ओके। इतना आपको दिमाग में सेट होना। अब मोटे तौर पे आप लोग अगर समझना चाहें, ठीक, सिर्फ मोटे तौर पर अगर समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि आज की डेट में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है पूरा विजयनगर का साम्राज्य था, ओके। तेलुगु, कन्नड़, तमिल ये सब भाषाएं विजयनगर के प्रतिनिधि भाषाएं थीं और इन्हीं का ही विकास हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ सामरिक तौर पर हम लोग देखेंगे, ये सब पॉइंट्स देखेंगे। लेकिन ये सब पॉइंट जो इनका देखिए स्थापत्य है, जो इनकी कृषि है, जो इनके रेवेन्यू है, अर्थव्यवस्था है, विदेशों संबंध है, जो इनकी राजनीतिक पद्धतियाँ थी, इन सब के बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का सिर्फ पॉलिटिकल सेशन है, ओके। इतना आपको समझ में आया विजयनगर। वैसे भी वी का शेप बन भी रहा है विजयनगर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य। लगभग 1336 में से स्टार्ट होते हुए लगभग 1646 तक ये जाता है, लगभग 300 साल। लेकिन जो मोटा तौर पर पोर्शन होता है, जो विजयनगर का जो सबसे शक्तिशाली पोर्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, वो यहीं तक रहता है। देखिए जो शक्तिशाली टाइम पीरियड रहा वो 1336 से 1565 तक रहा। देखिए उसके बाद भी मतलब लड़खड़ाती हुई गाड़ी गई, लेकिन 1665 जब वार ऑफ तालिकोटा या फिर वार ऑफ तंगड़ी राक्षसी, ठीक है, राक्षसी तंगड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो वार ऑफ तालिकोटा, इसका युद्ध होता। उसके बाद विजयनगर का साम्राज्य कहा जाए इस साम्राज्य को पंगु बन गया। मतलब इसका अब इसकी स्थिति वो नहीं रहेगी, बस नाम मत का शासन, मतलब क्षेत्र बस बता है कि इतना विजयनगर का, लेकिन कोई भी इसका पावरफुल राजा नहीं आ पाया। तो अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1336 से 65 है, लेकिन जो पूरा टाइम पीरियड रहा वो 1646 तक चला, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजयनगर। अब हम शुरुआत से पूरा एक पॉइंट लेके चलेंगे और वहां तक कौन कौन से क्या क्या आता है, इसको मैं इरेज किए देता हूं। तो क्या क्या आता है सब एक एक पॉइंट्स पर धीरे धीरे चर्चा करते चले जाएंगे। और उम्मीद है कि जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपका पॉलिटिकल सेशन के बारे में, इसका जो राजनीतिक जो राजवंशों है उसके बारे में कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप पूरा एक बार कर लेंगे, बस उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, विजयनगर का स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझिए, मैं जब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि दक्षिण में इसकी पॉलिसीज के कारण दक्षिण में कई तरह के विद्रोह हो रहे थे, कई विद्रोह थे, मतलब दक्षिण में कई विद्रोह हुए जिसको मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा था, इसीलिए अपनी राजधानी उसने पुनः दिल्ली ट्रांसफर कर ली थी, ओके। तो यहाँ पे फिर एक बात आती है, जो दक्षिण में विद्रोह हो रहे थे, दक्षिण में विद्रोह हुए थे तो वो इसी के कजिन, नाम था गुरसास्प, ठीक, इसी का कजिन था गुरसास्प, जिसने कर्नाटक में सूबेदारी मिल गई थी। और कर्नाटक में एक मैं फिर से पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, इसमें एग्जैक्ट नहीं है, कई राइटर इस मत से डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन मैंने कहा था एक एग्जाम्पल तौर पे आपको कहानी जोड़ने के तौर पे बता दिया आपको। तो जो कजिन था गुरसास्प वो कर्नाटक में उसने विद्रोह किया।
मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं जाता उस विद्रोह को दबाने के लिए, और विद्रोह को दबाने में सेना के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, उनको वो कर लेता है कैद। नाम है इन अधिकारियों का हरिहर और बुक्का, हरिहर व बुक्का। इनको वो कैद कर लेता, बंदी बनाता और दिल्ली ले आता है, और इनको इस्लाम स्वीकार करवाता है इनको, इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, ठीक। लेकिन इसके बाद भी दक्षिण में विद्रोह रुकते नहीं है। दक्षिण में फिर आंध्र प्रदेश के मदुरा में इस तरह के कई विद्रोह होते हैं, कंटिन्यू विद्रोह होते हैं, क्योंकि ये दक्षिण के दोनों भाई थे, दोनों दक्षिण के ही सेना के अधिकारी थे। तो इनको उसने वापस कह दिया कि अब जाइए आप लोग दक्षिण में अपने वो जो विद्रोह हो रहे हैं उनको दबाइए जाके। तो ये दक्षिण में जाते हैं, और जो इनका एक जो कजिन था गुरसा, तो वो जाके छुपता है काम्पिल में, जो कहा जाए विजयनगर का ही एक एरिया है कर्नाटक के पास का। काम्पिल में छुप जाता है, तो उसको ढूंढ के उसको विद्रोह खत्म करते हैं। और अब देखिए जाते तो हैं, लेकिन हम लौट के मोहम्मद बिन तुगलक के पास नहीं आते, और वहां पर इन्होंने एक नए शहर हम्पी की स्थापना की। हम्पी या हस्तिनावती, ठीक, ये नगर की स्थापना की। इनके जो एक गुरु संत थे विद्यारण्य, नाम याद रखिएगा, कई बार ये नाम आएगा भी, विद्यारण्य। इन्होंने इसको इस तरह के पूरा प्रेरित किया था, और इन्होंने इसको फिर से हिंदू धर्म फिर से एक्सेप्ट करवा लिया था। हरिहर बुक्का को हिंदू धर्म फिर से एक्सेप्ट कर लिया, विद्यारण्य। इन्हीं के सजेशन पर इन्होंने हम्पी और हस्तिनावती नगर की स्थापना की। छोटा सा एक राज्य था, मतलब अपना रहने भर का खर्चा चलाने भर का एरिया कवर कर लिया। लेकिन फिर इन्हीं ने और प्रेरित किया, और एक राज्य था तुंगभद्रा नदी के तट पर के एक साइड राज्य था अनेगोंडी, क्योंकि ये अपना आज अपने अंतिम चरण पे था। ये जो अनेगोंडी था, यहाँ का जो शासक था, जो वंश राजा कर रहा था, शायद वीर भल्लाल तृतीय नाम था इसका, वीर भल्लाल तृतीय। इसी ने इसकी जगह की स्थापना भी की थी, वीर भल्लाल तृतीय। इसका शायद ये कंफर्म कर लीजिएगा, वीर भल्लाल तृतीय था। तो यहाँ पे शासक था, ये अपने अंतिम मोड़ पे था। तो ये बात विद्यारण्य को खूब अच्छी तरह समझ में आ रही, चाणक्य की तरह। तो इसी के समानांतर ही 1336 में इसकी भी स्थापना हुई है। उसी साल और हरिहर बुक्का ने इसी के समानांतर एक विजयनगर राज्य की स्थापना की, ठीक है, एक छोटा सा राज्य विजयनगर स्थापना की। जैसा कि विद्यारण्य ने सोच रखा था, कुछ ही दिनों बाद वीर भल्लाल और उसके उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो दोनों राज्य मर्ज हो जाते हैं। अब देखिए विजयनगर का साम्राज्य थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि विजयनगर, अनेगोंडी और हम्पी ये तीनों मिल गए, और जो छोटा सा राज्य स्थापना की वो इसने इन्होंने बना दी कैपिटल। अब ये बात याद रखिएगा, कभी कभार कैपिटल ये भी हो जाती रही है, कभी कभार कैपिटल ये भी हो जाती रही, बात याद रखिएगा। तो अब विजयनगर का साम्राज्य डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक। कैसे बीज बोया गया, कैसे विजयनगर स्थापना हुई, ये हम लोगों ने चर्चा कर ली, किस तरह विजयनगर एग्जिस्टेंस में आया। अब देखिए, अब चलो थोड़ा सा फिर फ्लो में आते हैं। 1336 में स्थापना हो गई। 1336 से 1565, ऑलमोस्ट ये मान चलिए कि लगभग 120 साल, 120 नहीं 220 साल, 220 ईयर्स मोटा मोटा तौर पर ले लेते हैं। तो इसमें इस विजयनगर के प्रशासन में देखिए, अभी तो सिर्फ छोटा सा राज्य है, ये पूरा कर्नाटक, तमिलनाडु और पूरा दक्षिण, मतलब श्रीलंका तक की इसकी सीमा जाएगी। धीरे धीरे कैसे डेवलप करता है उन सब पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी छोटा सा राज्य है। अब देखिए, इस एक 220 सालों में इसमें 4 वंश आए। कौन कौन से 4 वंश आए उनको देखते हैं। इन 4 वंशों ने इस पर शासन किया। लेकिन अगर मैं 1665 ना छोड़ के अगर इसको ब्रैकेट में लिख लूँ 1646, तभी 4 वंश कवर होंगे, ठीक है, तभी 4 वंश कवर होंगे। तो सबसे पहले आया संगम वंश, फिर आया शालू वंश, फिर आया तुलव वंश, and then the last one is आर्यमेडु वंश, ठीक है। ये 4 वंश है।
संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी। शालू वंश की स्थापना की थी शालू नरसिंह ने। सबके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। शालू नरसिंह ने स्थापना की। इसके बाद इसकी स्थापना की नरसिंह ने, वीर नरसिंह नाम था, ओके, वीर नरसिंह। और आरामेडु वंश की स्थापना की थी तिरुमल ने, तिरुमल्लू या मल भी लिख दीजिए, ठीक है। 4 इतना आपको फर्स्ट सेशन। अब हम लोगों ने ट्रैक पर गाड़ी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चर्चा करेंगे संगम वंश, ओके। संगम वंश ऑलमोस्ट ये चला था 1336 से 1485 तक, ठीक, ऑलमोस्ट ये इतना ही, 1336 से 1485 तक। तो पहले थोड़ा सा संगम वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। इतना आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अब देखिए संगम वंश, संगम वंश सबसे पहला देखिए संगम वंश का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए उन्होंने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रखा, ठीक है। बाकी तो सबके सरनेम पे आ जाएगा, लेकिन इसका नाम सरनेम पे नहीं आएगा, तो इसके पिता का नाम था संगम, तो इसका संगम वंश का। सबसे पहला शासक आया हरिहर, इसको हरिहर ना करके हरिहर प्रथम पढ़िए, क्योंकि अभी एक और हरिहर और आएंगे। टाइम पीरियड था 1336 से 1356 तक, ठीक। सबसे पहली बात, सत्ता में गद्दी पर बैठता है, एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना होने जा रही है जो हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सेना रखने वाला, सबसे ज़्यादा धनाढ्य, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था वाला, सबसे मतलब सबको देख के ईर्ष्या होने लगे, ऐसे साम्राज्य की स्थापना हरिहर ने की, हरिहर बुक्का ने मिलकर की, ठीक। लेकिन हरिहर सत्ता बैठा, गद्दी बैठा, लेकिन इसने कभी भी राजा की उपाधि नहीं धारण की। ना तो राजा की इसने उपाधि धारण की और ना ही इसके बाद जो आता है बुक्का, उसने भी नहीं धारण की। दोनों ने मिलकर राजा, अपने आप को राजा नहीं कहा, उपाधि धारण नहीं की, ठीक। अब हरिहर ने देखिए अपने राज्य को विस्तृत करना, धीरे धीरे एक्सटेंड करना शुरू किया। धीरे धीरे एक्सटेंड करने के साथ साथ इसने अपना राज्य उत्तर में कृष्णा तक, दक्षिण में तो उत्तर में कृष्णा तक, दक्षिण में और पूरे मतलब ये जो ये एरिया था इसमें इसने डेवलप करना शुरू किया, ठीक है। इसने पूरे में डेवलप मतलब अपने इस राज्य को विस्तृत किया, विस्तृत करना शुरू कर दिया। लेकिन 1356 में इसकी हो जाती है मृत्यु। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है बुक्का। बुक्का आता है और इसका टाइम पीरियड था 1356 टू 1377, आई थिंक ऐसा ही कुछ रहा है, ठीक है। 1356 टू 1377। बुक्का ने भी राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक। लेकिन अब यहां पे देखिए हरिहर के टाइम से ही मैंने क्या कहा था, बहमनी वंश, बहमनी एम्पायर की हमेशा प्रतिबद्धता बनी रही। बीज बोया गया है दुश्मनी का, लेकिन यहां पर वो एक लड़ाई लड़ हो जाती है। लड़ाई किसी होती है? बुक्का से बहमनी शासक, मैंने बता भी दूंगा, बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम से इसकी वार होता है। बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम से इसका एक वार हो जाता है, और जिसमें मैंने बताया ना बारूद का, दक्षिण भारत में पहली बार बारूद का यूज हो रहा है इस वार में, और दोनों के बीच ट्रीटी हो जाती है। दोनों के बीच ट्रीटी हो गई और मामला शांत हो गया, ठीक। दोनों के बीच ट्रीटी हो गई, मामला शांत हो गया। अब यहां पे और आगे बढ़ते हैं। इसने भी वही पॉलिसी अपनाई अपने राज्य को एक्सटेंड करने की, इसीलिए इसने मदुरा को जीतने के लिए अपने पुत्र कंपन को भेजा और मदुरा जीत भी आया। और इस युद्ध के बारे में इसकी पत्नी थी गंगा देवी, कंपन की पत्नी थी गंगा देवी। इसने एक ग्रंथ लिखा, संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा है मदुरा विजयम, मदुरा विजयम, उसमें इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। मदुरा विजयम में इसकी चर्चा की गई है। और आगे देखते हैं। देखिए विजयनगर पूरी तरह से भारत का
हिंदू राज्य माना गया। माना क्या माना हिंदू राज्य था ही। इसके जो सभी राजा थे वो सभी हिंदू थे। तो उसी तरह और सभी सहिष्णुता के वर्ग थे। किसी तरह ये नहीं कि आप इस धर्म को कबूल करिए, इस धर्म को छोड़िए, इस धर्म को, ऐसा कोई पॉलिसी इनकी किसी भी राजा में नहीं देखने को मिलती है। तो यहीं पर बुक्का भी थोड़ा सा कहा जाए वो सहिष्णु शासक के तौर पे था। तो सहिष्णुता, इसने सभी धर्मों को बल दिया था, सभी धर्मों को आश्रय दिया था। किस तरह का, तो इसीलिए इसे वेद प्रतिष्ठातक की उपाधि भी दी जाती है। वेद प्रतिष्ठातक की उपाधि भी दी जाती है अपनी धार्मिक नीतियों के कारण। ठीक है, धार्मिक नीतियों का इसे वेद प्रतिष्ठातक की उपाधि दी जाती है बुक्का को। ठीक, अब 1377 में इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, स्पेस भी नहीं बचा अब। तो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे संगम वंश की स्टार्टिंग पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक राजा आएंगे, उसके बाद में एक एक पढ़ेंगे और जब देखिएगा कितना कहा जाए एक स्प्लेंडेड टाइम पीरियड रहा कृष्णदेव राय का, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, विजयनगर का जितना इंटरेस्टिंग पीरियड पॉलिटिकल रहा उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग पीरियड इसका सेकंड वीडियो होगा, जिसमें हम लोग इनकी नीतियों, इनकी पॉलिसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे ही नहीं इन्होंने पूरे भारतवर्ष को, अरबियों को, तुर्कियों को अपना लोहा मनवा लिया था। ठीक है, कोई भी दिल्ली सल्तनत का शासक दक्षिण को इसीलिए क्यों नहीं जीत पाया, उन सब पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसके संगम वंश को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। विजयनगर के बारे में और पढ़ते हुए जब हम लोग देखते हैं तो और जानने की कोशिश करते हैं, तो ये पता करते हैं कि विजयनगर, जिसे शुरुआती तौर पर विद्यानगर भी कहा गया, संगम वंश की स्टार्टिंग होती। संगम वंश का पहला वंश पड़ा। ठीक, संगम वंश में हरिहर, जिसने कोई उपाधि धारण नहीं की, बुक्का, जिसने भी राजा को उपाधि धारण नहीं की, लेकिन अभिलेखों में बुक्का को पूरब, पश्चिम और दक्षिण के सागरों को स्वामी बताया गया। ओके, अब उसके बाद 1377 के बाद जो नया एक शासक आता है 1377 से 1404 तक, 1377 से 1404 तक जो शासक आता है वो होता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ये आता है। ठीक, तो इसने, ये पहला शासक था जिसने राजराजेश्वर, जस्ट मिनट, राजराजेश्वर नहीं, राजाधिकार, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज, राजराजेश्वर और राज परमेश्वर, राजराजेश्वर नहीं, राज परमेश्वर है। ओके, राज परमेश्वर और राजाधिकार की उपाधि धारण की। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा संगम वंश का शासक रहा जिसने ऐसे राजा से रिलेटेड उपाधियां धारण की। ठीक, लेकिन देखिए विजयनगर के जितने भी शासक आएंगे वो एक से बढ़ के क्वालिटीज फुल होंगे, वीर बहादुर तो होंगे, साथ ही साथ साहित्य, विद्वान, कला की दृष्टि में भी कई काम किए होंगे, जिसमें सब में अग्रणी रहे कृष्णदेव राय। ठीक, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि सब नौसिखिए ही थे, ये भी विद्वानों के संरक्षक थे। सभी राजा विद्वानों के संरक्षक रहेंगे और अपनी अपनी किताबें लिखेंगे, अपने साहित्यिक कहा जाए योगदान देंगे। ठीक, तो इसको भी इसके साहित्यिक योगदान के लिए, अपनी विद्वता के लिए, विद्वानों के संरक्षक के लिए इसे राजव्यास या राज वाल्मीकि की उपाधि दी जाती है। राज वाल्मीकि, इसकी विद्वता के लिए, ठीक है, उपाधि दी जाती है। और आगे चलते हैं, जैसे विद्यारण्य, जो हमने बोला था विद्यारण्य जो इनके गुरु थे, संत थे, उसको इसने, विद्यारण्य को इसने कहा जाए, विद्यारण्य को उसने सर्वोच्च प्रकाश का अवतार बताया। सर्वोच्च प्रकाश का अवतार बताया। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने पड़ते हैं। सर्वोच्च प्रकाश का अवतार बताया। ठीक, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। और देखते हैं, बुक्का हरिहर द्वितीय चल रहे हैं इतने, है ना। अब देखिए, इसने जो है दक्षिण में सभी राजा अपने विजयनगर को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, तो इसने दक्षिण में अपने राज्य को एक्सपेंड किया और कहा जाए श्रीलंका तक इसने अपने राज्य को एक्सपेंड किया। ये बताया जाता है कि श्रीलंका से इसने रेवेन्यू भी कलेक्ट करने की कहा जाए एक पॉलिसी अपनाई थी श्रीलंका से।
ओके, तो 1377 के बाद 1404 में इसकी हो जाती है मृत्यु। कुछ खास नहीं रहा भाई टाइम पीरियड, और इतना बस फैक्चुअल टाइम था। अब इसके बाद लगभग 2 वर्षों तक थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनी। एक राजा आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, तो इसमें कुछ संघर्ष की स्थिति रही 2 वर्ष बाद। लेकिन 2 वर्ष बाद एक नया शासक आता है, देवराय प्रथम। ठीक, देवराय प्रथम 2 वर्ष बाद, मतलब 1406 में एक नया राजा आता है 14, और ये 22 तक चलता है। इसके टाइम पीरियड में देखिए सबसे बड़ी बात ये हुई कि बहमनी शासक अब खुले तौर पे इन पे अटैकिंग पॉलिसी पे आ रहे थे। हमेशा अटैक करते लेकिन कभी जीत नहीं पा रहे थे इनसे। ठीक, तो देवराय के टाइम में मैंने बताया था फिरोज शाह ने अटैक किया था, 3 बार अटैक किया, और ये सबसे फिरोज शाह सबसे लास्ट टाइम था, ये ऑलमोस्ट 1419 के आसपास इसने अटैक किया था और ये इसको हार गया था, जिसके कारण फिरोज शाह ने अपने गद्दी छोड़ दी थी, अपने भाई अहमद के फेवर में अपनी गद्दी छोड़ दी थी। ये मैंने लास्ट पॉइंट बताया था आपको। अब देखिए देवराय ने जो अच्छे कार्य किए, वो एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी वो तो अप्लाई हो ही रही है, लेकिन इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया, जिससे कई नहरें निकलवाई। नहरों से कृषि बढ़ गई, एग्रीकल्चर, मतलब जो जंगली बंजर भूमि थी उसमें डेवलप होना शुरू हो गया। देवराय के टाइम पे जो मैंने बताया था इतावली जो पर्यटक था, क्या नाम था उसका, निकोलो कोंटी ये आया था इसके टाइम पे। ठीक है, निकोलो कोंटी, इतना ही सिर्फ पर्याप्त है, इसके बारे में और कुछ खास नहीं है। ठीक, 422 के आसपास इसके बाद जो शासक आते हैं, थोड़ा सा और समरी तौर पर देखिए, इसके बाद जो शासक आता है वो रामचंद्र आता है। कुछ खास नहीं टाइम पीरियड, बहुत जल्दी 6 महीने में गए। उसके बाद एक विजय प्रथम आया। विजय प्रथम को विजय भूति या विजय बुक्का की भी उपाधि दी जाती है। ये विजय बुक्का आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो समरी के तौर पे हम लोगों ने इतना देखा, राज राजेश्वर के राज परमेश्वर, राज व्यास, राज वाल्मीकि, ये तो खैर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट पे नहीं आ रहा है। देखिए विजयनगर का सिर्फ ये कहा जाए, जब हम लोग सेकंड वीडियो में हैं तो उसमें काफ़ी इलेबोरेशन वाले पॉइंट्स आएंगे। यहाँ तो हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल सेक्शन पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कार्य है उनको पढ़ लिया, जो उसने इंपॉर्टेंट योगदान दिया उसको पढ़ लिया, जो स्पेशल अचीवमेंट थे उसको देख लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या आ जाए, 22 के बाद 22 ही में आ जाता है देवराय द्वितीय। अब यहां पर एक बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसी के टाइम पीरियड पर विजयनगर के पतन का बीज बोया गया था। इसको भी आइडिया नहीं था। मैंने कहा था एक राजा विजयनगर का होता है जो एक बैठक बुलाता है, जिसमें देखा जाता है कि ये बहमनी वंश क्यों अटैक कर रहे हैं, क्यों बार बार जीते हैं। तो ये डिसीजन हुआ था कि उनके पास धनुधारी वाले सैनिक होते हैं, मुस्लिम सैनिक होते हैं, और घोड़े ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो विजयनगर थे वो हाथी यूज़ कर रहे थे। इस तरह के पॉइंट पर डिस्कस किया जाता था। उसके बाद जो वर्डिक्ट आता, जो कंक्लूजन आता, उसमें ये होता है कि विजयनगर की सेना में मुस्लिम्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसी के तर्ज पर इसने लगभग 2000 मुस्लिम्स को इन्वॉल्व कर लिया। किसमें? तुर्की सैनिकों को इन्वॉल्व किया, और इसके लिए इसने मस्जिद बनवाई। ठीक, मस्जिद बनवाई, और अपने जो सिंहासन था उसके एक साइड कुरान और एक साइड वेद रखने लगा। ठीक, ऐसा इसलिए पॉलिसी अपनाई, ये मैं बता भी चुका हूं। इसी ने ही तमिलनाडु को, जस्ट मिनट सोचने दीजिए, हाँ, तमिलनाडु को इसने मर्ज कर लिया था। तमिलनाडु को अपने एक्सपेंशन पॉलिसी के लिए इसने मर्ज कर लिया था। इसके टाइम पीरियड पर एक कहा जाए अब्दुल रज्जाक, जो ईरान का था, अब्दुल रज्जाक ईरान पर्यटक आया हुआ था। इसके टाइम पीरियड में इसने एक दरबारी कवि थे, कवि श्रीनाथ, एक तेलुगु कवि थे, तेलुगु कवि थे। इन्होंने इसके दरबारी जो प्रमुख कवि थे उनको शास्त्रार्थ में हरा दिया था, इसीलिए इसको कवि श्रीनाथ को इसने कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी।
कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी। ठीक, ओके, पर्याप्त है देवराय तो। लेकिन इस पॉइंट को बस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को अभी हम लोग जब तालीकोटा का वॉर होगा, वॉर ऑफ तालीकोटा होगा, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों मैंने बोला है कि विजयनगर के पतन का बीज ये बो दिया गया था। अभी इनको आइडिया नहीं था क्या होता आगे जाके। ठीक, अब इसके बाद देवराय के बाद जो अगला शासक आता है, देवराय के बाद विजयद्वितीय आता है, कोई खास नहीं टाइम पीरियड रहा। विजयद्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन आता है, मल्लिकार्जुन। ठीक, ये लगभग कहाँ किया टाइम पीरियड क्या चल रहा है इसका, जस्ट ए मिनट, टाइम पीरियड मैं लिखना भूल गया क्या, 1406 से 20। अब इसका टाइम पीरियड रहा है 1406 to 22 to 46 तक। ठीक, अब ये मल्लिकार्जुन का टाइम पीरियड रहा 46 to 65। ठीक, इसके टाइम में कोई खास टाइम नहीं हुआ। बस अगर एक एडिशनल जानकारी, जैसे पूछा नहीं गया है, वैसे यदि एडिशनल जानकारी के तौर पर अगर आप जानना चाहते हैं तो एक चीनी यात्री आया था, इसका नाम था माहुयान। ओके, अब 65 पहुंच हम लोग 1465, अब हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद जो लास्ट शासक आता है विरूपाक्ष। ठीक, अब टाइम पीरियड है 65 to 85 तक। और एक पॉइंट मैं भूल गया लगता है। ठीक, हाँ, विरूपाक्ष 65 to 85 में आया था। एक्सपेंसिव पॉलिसी रही, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ रही। देखिए यहाँ पे ये एक टाइम पीरियड रहा, रामचंद्र कवि, और फिर यहाँ एक टाइम पीरियड रहा। यहाँ सत्ता का संघर्ष देखने को मिल रहा है। इसके लिए एक काजे विजय, जो संगम वंश का जो इंटरनल काजे लड़ाई चल रही थी, उसने, और जो बहमनी वंश बाबा अटैक कर रहा था, बहमनी एम्पायर, इन दोनों ने एक साथ हो गए। इससे कहा गया कि ये हमारा यहाँ से संगम वंश यहाँ थोड़ा सा वीक हो गया। और आंतरिक संघर्ष और बहमनी जो अटैक्स थे, उससे यहाँ पर ये वंश थोड़ा सा वीक हो गया, और इसी का फायदा उठ गया। अब इससे विरूपाक्ष ने भी अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी अप्लाई की थी। जो आज का केरल राज्य है, उसका क्षेत्र विरूपाक्ष ने ही अंडर में लिया था। और ये देवराय था, जिसने अपनी जो सीमाएं थी वो श्रीलंका की सीमाओं तक मर्ज कर दी थी। और आगे देखिए, जस्ट ए मिनट और देखते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स भूल गया हूँ क्योंकि कोलेट नहीं हो रही सारी चीज़ें एक साथ, है ना। जस्ट ए मिनट, कोलेट नहीं हो रही हर चीज़ें। बाउंड्री कैसे डिटरमाइन की जाए, चलिए ठीक है, अभी आगे आएगा तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। क्योंकि एक विजयनगर की बाउंड्री डिटरमाइन करने का ये लड़ाई होती है, वो शायद मैं भूल गया हूँ बताना कहाँ पे लड़ाई होती है। चलिए, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए। तो आंतरिक संघर्ष और बहमनी, इतना हो गया। इसके कारण विरूपाक्ष के टाइम विजयनगर यहाँ पे संगम वंश थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गया, वीक हुआ, और धीरे धीरे, और इसी वीक पर जो कहा जाए ताबूत की आखिरी कील थी, वो बहमनी वंश का जो मैंने बताया था वजीर था महमूद गवा, काफ़ी योग्य व्यक्ति था, जो अपनी पॉलिसी से पूरा बहमनी वंश को एक्सपेंड कर रहा था। मैंने बताया था इसको फांसी दे दी थी। तो फांसी महमूद गवा की पॉलिसी के कारण यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा जाए वीक तो हो गया। लेकिन यहीं पर विरूपाक्ष के पुत्र, अब इसके पुत्र का नाम अलग अलग राइटर ने अलग अलग लिखा है, लेकिन किसी ने एक राइटर ने लिखा प्रौढ़ देवराय। ठीक, अब इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन प्रौढ़ देवराय लिखा था तो मैंने बता दिया। प्रौढ़ देवराय इसका पुत्र था, वो विरूपाक्ष को ही मार देता है। ठीक, देखिए स्थितियां 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स क्लियर खुद समझिए। पहले तो ये इंटरनल तौर पर इनका आंतरिक संघर्ष चल रहा है सत्ता को लेके। ठीक, कोई भी राज्य एक लॉन्ग टर्म पीरियड पर टिक नहीं पा रहा है। दूसरी बात, बहमनी अंपायर परेशान कर रहा है, और बहमनी अंपायर तो अभी तक परेशान कर ही रहा था, लेकिन इस बार इनका जो हेड है वो मजबूत आ गया है। ठीक, तो महमूद गवा इसने अच्छे वार किए, अच्छे युद्ध किया, और यहीं पर अपना ही एक पुत्र दगा कर जाता है देवराय, जो विरूपाक्ष की हत्या कर देता है। विरूपाक्ष की हत्या कर देने से यहाँ पर संगम वंश अत्यधिक वीक हो गया, और समाज में अराजकता फैल गई, और अराजकता फैलने के साथ साथ देवराय को भी सत्ता से हटा दिया गया। ये जो देवराय ने विरूपाक्ष को मार के सत्ता हटाई है, इसे इतिहास में दक्षिण भारत में प्रथम
बलापहार, जिसे बलापहार जिसे बोलते हैं सत्ता का अपहरण, ठीक, सत्ता का अपहरण बोलते हैं, ये फर्स्ट नीति अपनाएंगे, ठीक। तो इसी के साथ कहा जाए 65 to 85 में यहाँ से यहाँ पर 85 में संगम वंश खत्म हो जाता है। अब देखिए, जो हम बताते हैं जब प्रथम बलापहार आंतरिक संघर्ष के कारण समाज में अराजकता फैल गई, और अराजकता का फैल के फायदा उठाते हुए सालुव नरसिंह ने, थोड़ा सा बस थोड़ा शॉर्ट में है, देख लीजिए इसको, सालुव नरसिंह ने एक नए वंश सालु वंश की नींव डाली, सालु वंश की नींव डाली, ठीक। अब देखिए ये जो कोलेशन है, देखिए आंतरिक संघर्ष, बैमनिक अटैक, ये इनकी हत्या, इन तीनों का जो समाज में अराजकता फैल गई, एक नए वंश की नींव डाली। इसकी जानकारी कौन देता है? नूनीज आया था इसके टाइम पे, तो ठीक है, नूनीज ने इसकी जानकारी इस बारे में दी है। मैंने बता चुका हूँ, नूनीज के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो अब सालु वंश के बारे में थोड़ा सा बस शॉर्ट टाइम पीरियड रहा इसका, 85 तो लगभग 20 सालों तक, 505 कुछ नहीं है इसके बारे में, इसको हम बस शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। यदि नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक। सालु वंश का जो शासक था वो सालुव नरसिंह था, बस शॉर्ट में देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, सालुव नरसिंह था, ठीक, ओके। इसके दो बेटे थे, तिम्मा और इरमाडी, ओके, दो बेटे थे। 1505 में ये सत्ता में आता है सालु नरसिंह, और 1485 में सत्ता में आता है, 1490 में इसकी हो जाती है मृत्यु। और जब मृत्यु होती है तो उसके दोनों पुत्र अवयस्क होते हैं, इरमाड़ी, तो दोनों पुत्र अवयस्क होते हैं। तो तिम्मा को सत्ता बढ़ा जाता है, और इसका जो हेड होता है नरसिंह, जो सेनापति होता है, नरसा, ये हेड होता है, गार्जियन के तौर पर सत्ता बढ़ा, लेकिन सारी पावर इसके पास रहती है, सारी पावर इसके पास केंद्रित कर, महत्वाकांक्षी हो जाता है, भूख बढ़ने लगती है। तो ये तिम्मा को तिम्मा को हटा के फिर इरमाड़ी को सत्ता बैठाता है, और इरमाड़ी को इसी का नरसा का पुत्र वीर नरसिंह मार देता है, नरसिंह, फिर मैंने मिस कर दिया, वीर नरसिंह, ठीक, याद रखिएगा, नरसा का पुत्र है वीर नरसिंह, नरसा का पुत्र है वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह जब इसको 1505 में मार देता है तो एक नए वंश की नींव पड़ती है, तालु वंश, और इसी वंश में हम लोग कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो सालु वंश सिर्फ 2-3 लाइन का, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछे सालु वंश की स्थापना किसने की थी और अंत कैसे हुआ था, लेकिन बस इसका एक पॉइंट करने वाला है, जो ये वीर नरसिंह ने इरमाड़ी की हत्या की है ना, इसी को द्वितीय बलापहार कहा जाता है, ये मैं गलत लिख गया, बलापहार कहा गया, ठीक, सेकंड सत्ता का अपहरण, ओके, द्वितीय अपहरण इसको कहा गया। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि संगम वंश और सालु वंश, उसके बारे में चर्चा कर ली। सालु वंश के बारे में जस्ट मिनट, सालु वंश के बारे में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ 2 लाइन का था, उसके बारे में चर्चा कर ली। सिर्फ 20 साल तक शासन किया, और सिर्फ नरसा जो मेन था वही हट रहा, ठीक। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग तालु वंश के बारे में पढ़ेंगे। तालु वंश के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, हिंदुस्तान के विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फिर स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट को कंटिन्यू लेके। विजयनगर में सालु वंश के खत्म होने के बाद तालु वंश, तुलु वंश जिसे हम लोग बोलते हैं, तुलु वंश के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या क्या है। लगभग 6 शासकों ने शासन किया था, मोटे तौर पर देखिए 6 शासकों ने शासन किया और लगभग 60 सालों तक इसका टाइम पीरियड चला। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट में गलत बता गया, मैं अभी वीडियो देखा स्लाइड वाला, उसमें जो विजयनगर में संगम वंश का जो लास्ट शासक था वो विरूपाक्ष द्वितीय था, ओके। तो विरूपाक्ष द्वितीय था, ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार संगम वंश का लास्ट शासक पूछ लेते हैं तो क्वेश्चन गलत ना हो जाए, 1 2 3 4 दे आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो विरूपाक्ष द्वितीय था संगम वंश का लास्ट शासक। और क्या जो पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो रहा था वो मैं बताऊं आपको, कि जो बुक्का
हरिहर के बाद बुक्का बनाया था, तो उसने मोहम्मद शाह से लड़ाई की थी जिसमें बारूद का प्रयोग होता दक्षिण भारत के युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग। तो उस युद्ध में जो ट्रीटी हुई थी वो ये ट्रीटी हुई थी कि जो कृष्णा नदी, देखिए उत्तर में कृष्णा नदी, दक्षिण में कावेरी नदी, ये बाउंड्री थी। तो उत्तर में जो कृष्णा नदी थी ये बाउंड्री डिसाइड कर दी गई बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। इस ट्रीटी में ये डिसाइड कर लिया गया था जो कृष्णा नदी है वो बहमनी वंश और विजयनगर की बाउंड्री रहेगी। ठीक, एक और पॉइंट में अभी स्लाइड में गलत बता गया। बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय है। हरिहर द्वितीय ने राजाधिकार मैंने लिख दिया इसमें, वो राजा धीराज है। ओके, याद रखिएगा। तो अभी मैंने थोड़ा सा वीडियो रिवाइज करके फिर से देखा कैसे क्या कुछ सही बना कि नहीं बना, तो उसमें मैंने कुछ रिटन मिस्टेक कर दी। जैसे विरूपाक्ष के आगे द्वितीय नहीं लिखा और राजा धीराज को राजाधिकार लिख दिया। ओके, तो राजा धीराज की उपाधि थी। ओके, तो चलिए अब चलते हैं भाई तुलु वंश। तुलु वंश, इस पर चलते हैं। टाइम पीरियड रहा 1509, जस्ट मिनट, 1509 नहीं 1505 है, 1505 टू 1565। 65 ना करके अगर 70 कहें तो सो फार सो गुड होगा, लेकिन 65 भी लिखिए। ओके, तो 65 तक इसका चला। 65 वॉर ऑफ तंगनी राक्षसी और वॉर ऑफ तालीकोटा, वही है, सेम वॉर है। तो चलिए, वीर नरसिंह ने, जो नरसा का पुत्र था, वीर नरसिंह ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और लगभग 4 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया और 1509 में इसकी हो गई मृत्यु। लेकिन अब जो शासक आया वो विजयनगर का एवरग्रीन शासक रहा, सबसे शक्तिशाली शासक रहा, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। 1509 टू 29 ये टाइम पीरियड रहा। उपाधियां देखिए, अभिनव भोज, आंध्र भोज, तेलुगु भोज, ठीक है, आंध्र पितामह भी बोला जाता है। आंध्र पितामह, ये सब इनकी उपाधियां हैं। ठीक, आंध्र पितामह हैं तो कई, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट ये बता दी, इतनी है, और सब इनकी योग्यता और वीरता के कारण। ठीक, और अब बताएं तो बाबरनामा में बाबर ने इनको तत्कालीन भारत को सर्वशक्तिशाली राजा बताया है बाबर ने। तो कुछ राजाओं का एलिब्रेशन किया, उसमें कृष्णदेवराय का भी मेंशन किया गया। ये बात मैं बता चुका हूं पहले। और आगे चलते हैं। अब देखिए, जब 1509 में कृष्णदेवराय सत्ता में आते हैं तो इनके सामने बहुत दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं? 2 प्रकार की मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहला ये है कि पुर्तगाली भारत में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एम्पायरलिंग पॉलिसी के तहत भारत में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो दक्षिणी से आएंगे, सागर के समुद्र का रास्ता वो सीधे जाता है। तो पहले तो पुर्तगाली, और दूसरी बात बहमनी। और बहमनी अभी तो सिर्फ एक ही था, लेकिन अब हो गए इनके टाइम पीरियड पे 5, क्योंकि बहमनी बढ़ गया था 5 राज्यों, और पांचों के पांचों इसके प्रतिद्वंदी थे। पांचों के पांचों विजयनगर बंदी थे। दोनों को लाइन पे लेना है। ऐसे ही थोड़ी नहीं इतनी सारी उपाधियां लिए बैठे हैं, ऐसे थोड़ी इतने सारे मेडल्स लिए बैठे हैं कि बस इन 5 छयों से हार जाएंगे। 1509 में स्टार्ट होता है वॉर बीदर से, सबसे पहला बीदर वॉर से स्टार्ट होता है, और 1520 तक एक एक करके 5 को ठीक कर देते हैं कृष्णदेवराय। सबको युद्धों में हरा देते हैं, सभी लोगों को एक एक करके हर बार युद्ध में पराजित कर रहे हैं, और बहमनी का कोई भी शासक कृष्णदेवराय जीत नहीं पा रहा है। ये कहा जाए तात्कालिक भारत की सबसे बड़ी सेना इनके पास है, सबसे बड़ी सेना इनके पास है। धन भी है, पैसा भी है, अर्थव्यवस्था भी है, पॉलिसी, एग्रीकल्चर भी है, और सेना भी है, और राजा भी है, सब कुछ तो है। तो कैसे नहीं आप एक ऐसे साम्राज्य के स्वामी होंगे जिसको इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो कृष्णदेवराय ने 5 को हराया। लेकिन दूसरी बात, ये तो हुई बहमनी वंश, मतलब 5 को अपना लोहा मनवा दिया 10 सालों में, कोई भी चू नहीं कर पाया। फिर आगे देखते हैं,
पुर्तगाली के अगेंस्ट, पोर्टुगीज के अगेंस्ट, पुर्तगालियों के अगेंस्ट इन्होंने थोड़ी जो पॉलिसी अपनाई वो लिबरल पॉलिसी अपनाई। कारण क्या था, यही पूछते हैं कि कारण क्या था, क्यों कृष्णदेवराय ने पोर्टुगीज के अगेंस्ट जो पॉलिसी तो लिबरल, कारण क्या था? क्योंकि जो पोर्टुगीज थे वो विजयनगर में अपना अंपायर एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे, वो बीजापुर में करना चाहते थे, और बीजापुर बहमनी का था, बहमनी राजा होता है, दुश्मन सेम है, जो शत्रु है वो सेम है। इसके अगेंस्ट इन्होंने पुर्तगालियों को सपोर्ट किया। दूसरा कारण क्या था, पोर्टुगीज जो आ रहे थे भारत में, क्योंकि इस समय ये अरब के युद्ध में घोड़ों का विशेष योगदान था। मैंने लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि युद्ध में घोड़ों का विशेष योगदान था, और भारतीय जो हाथी यूज करते थे, तो कृष्णदेवराय अपनी सेना में घोड़े इंक्लूड करना चाहते थे, और अरब के घोड़ों पे इसमें बैन लगा हुआ था। अरब के घोड़ों पे पोर्टुगीज ने एंट्री नहीं लेने दे रहे थे अरबों को, तो इसीलिए इन्होंने एक मेमो साइन कर लिया था कि जो आप हमको अरब के घोड़े ला कर देंगे, ठीक, आपके अरब के घोड़े सिर्फ हम ही को बेचेंगे, ठीक, ये एक मेमो साइन हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है कि ठीक है आप हमारे यहाँ व्यापार करिए, लेकिन अंपायर अपना राज नहीं करेंगे, हम व्यापार करिए, अपना सुविधाएं लीजिए, हम टैक्स दीजिए, सब कुछ करिए, तो एक बिजनेस की पॉलिसी थी। तो ये 3 कारण थे कि इन्होंने पोर्टुगीज के अगेंस्ट थोड़ी सी लिबरल पॉलिसी अपनाई और दोस्ती वाला सीन रखा पोर्टुगीज। इसीलिए कहा जाता है विजयनगर का विदेशियों से बहुत अच्छे संबंध थे, खासकर पुर्तगालियों से खासकर विशेष संबंध थे। यही कारण थे, 3 कारण थे। पहली बात, बीजापुर से दुश्मनी, बीजापुर ले जाओ, हमको क्या, हमारे तो वैसे भी दुश्मनी चल रही है, तुम मार दो, या हमारे बात बराबर है। इस पॉलिसी पे उन्होंने बीजापुर को कहा ले जाओ बीजापुर। तीसरी बार अरब के घोड़े मिलेंगे जो हमको सेना मदद करेंगे। तीसरी बार बिजनेस इस्टेब्लिश होगा तो हमको टैक्स में इनकम होगी। यही सब कारण के 2 लोग आए थे, एडवर्डी बारबोसा का नाम बारबोसा, एक मूवी आई थी कैस्पियन ऑफ सी, ऐसे कुछ समुंदर के लुटेरे, उसमें बारबोसा एक कैरेक्टर रहा है ना, जिसने ये देखी होगी वो शायद याद रहे उसको, बारबोसा। और एक दूसरा आया है डिमिंगा, ये लास्ट टाइम मैंने शॉर्ट में नाम बता दिया था जल्दबाजी में, डिमिंगा पायस। ये दोनों पोर्टुगीज थे, याद रखिएगा पोर्टुगीज थे, और दोनों लोग यहाँ पे इसके दोस्ती निभाने के लिए गेस्ट के रूप में यहाँ पे आए हुए थे। तो ये देखिए दोनों पॉलिसी हमने जो पॉलिटिकल रूप में जो पॉलिसीज चली उस दोनों में हम लोग चर्चा किया। पहली बात, इनको बहमनियों को रास्ते पर ठीक कर दिया, और दूसरा पोर्टुगीज से दोस्ती कर ली। ये दोनों पॉलिसी विजयनगर के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, एक लॉन्ग टर्म पीरियड पे बहुत अच्छी साबित हुई। राज्य तो एक्सपेंस्ड हुआ ही, और साथ ही साथ विदेशों से हमारे अच्छे संबंध हुए। अब और आगे देखते हैं कृष्णदेवराय के बारे में। इन्होंने कृषि में नहरों तालाबों को, शहर में अपने राज्य में नहरों तालाबों को बहुत हद तक डेवलप किया। जानते थे कि इससे सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, और सिंचाई के साधन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कृषि डेवलप होगी, और जैसे जैसे कृषि डेवलप होगी जो बंजर जंगली भूमि है उसमें भी कृषि होगी और उससे इनकम होगी। इसीलिए कहा गया कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा धनी साम्राज्य था पूरे भारतवर्ष में। 3 दिन इसको सिर्फ लूटने में लगा दिए थे बहमनियों ने। जब जब अटैक करेंगे तो 3 दिन से तो लूटते रहे थे इसको, इतना धन था इनके पास। फिर देखते हैं, अब थोड़ा सा इनका लिटरेचर पे आते हैं, साहित्यिक दृष्टि पे। देखिए तेलुगु साहित्य पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट हुआ इस टाइम पे, ठीक। तो अब तेलुगु साहित्य में देखिए, इनके कृष्णदेवराय के टाइम पर 8 तेलुगु कहा जाए, तेलुगु वो थे कवि थे जो दरबारी थे इनके राज्य में 8 रखे थे, जैसे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कहा गया, जैसे में थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है डिस्टर्ब हो रही हो, अष्टदिग्गज कहा गया है। और अष्टदिग्गज के जो हेड थे, अष्टदिग्गज जो हेड थे उनका नाम था पेडन्ना। ये थोड़ा सा नाम देखिएगा, हो सकता है मैं गलत लिख दूं हिंदी में, पेडन्ना नाम था। वो इन्हीं पेडन्ना ने कुछ कृतियां लिखी हैं। क्या लिखी हैं? जो कृतियां लिखी हैं यहाँ देख लें, स्वचरित, जस्ट ए मिनट, स्वचरित, ऐसे कुछ नाम है, स्वचरित करके है, स्वचरित, उदयन या स्वचरित, चल ठीक है।
स्वचरित है, उदयन है, मुझे सेकंड वर्ड इसका याद नहीं आ रहा है, पेडन्ना, ओके। और इनके एक और आ रहा है मनुचरित। मनुचरित 2 राइटर इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, तेलुगु भाषा में लिखी गई हैं। स्वचरित, जन्मा, स्वचरित, उदयन, ऐसे कुछ नाम है, ओके। चल ठीक, देख लीजिएगा इसको, ना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बता दूंगा इसको। अब चलिए दूसरा देखते हैं। इतनी उपाधियां धारण की हैं तो सिर्फ डिफेंस में थोड़ी काम किया है, योग्यता भी है। तो अमुक्त माल्यद तेलुगु साहित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ये किसने लिखा है, ठीक है। तेलुगु साहित्य है अमुक्त माल्यद, ये कृष्णदेव राय ने लिखा है। एसएससी का पेट क्वेश्चन रहा है ये, कृष्णदेव राय ने, ओके। और अमुक्त, इसके साथ ही इन्होंने और कोई राइटर बुक लिखी है, जैसे मिनट, जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम, ओके। एक और आई है उषा परिणय, उषा परिणय, ठीक, थोड़ा सा नाम, ये संस्कृत में लिखी हैं, ठीक है, कृष्णदेव राय संस्कृत में लिखा है इन्होंने, ठीक। और आगे देखते हैं, देखिए इन्होंने कुछ मंदिर बनाए, ये भी मंदिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक लेक्चर देख रहा था, उसमें उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि बताइए विजयनगर के साम्राज्य के जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उनके बारे में 1-2 के नाम बताइए, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के कुछ मंदिर हैं, तो हजारा मंदिर, ओके, विठल स्वामी मंदिर, और चिदम्बरा का मंदिर, ठीक है, ये कृष्णदेव राय ने बनवाए थे, ओके, ये मंदिर रहे। और नागरकोट व हासपेट, ये 2 नगर बनवाए थे। और ये जो हासपेट था, ये इसने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था, अपनी पत्नी की याद में बनवाया, ओके। तो वैष्णव धर्म का सपोर्टर था, ठीक। पूरा हम लोगों ने कैरेक्टर स्केच कर लिया। इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से कृष्णदेव राय के टाइम के, कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है, इसको तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है, क्लासिकल युग, ठीक है। ये देखिए पॉइंट आया। तेलुगु, सारे मैंने कोशिश की है कि डिस्क्रिप्टिव साथ साथ आपको फैक्चुअल नॉलेज भी मिलता रहे। तो तेलुगु साहित्य का फैक्चुअल नॉलेज है, तेलुगु साहित्य का कि वैष्णव समुदाय का तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड को बताया गया, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा। 15 क्या टाइम पीरियड चल रहा है, 1509 टू 20 में, नहीं ये नहीं है, 1509 29 तक कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड रहा। कृष्णदेव राय 29 तक टाइम पीरियड रहा। इसके बाद जो आता है, ये उसका कजिन आता है अच्युत देव राय। इसके जो टाइम पीरियड आता है अच्युत देव राय, ये कृष्णदेव राय का कजिन होता है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड है 1529 टू 42। इसके टाइम पीरियड में कुछ खास नहीं हुआ, इसने अपने बस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को अपनाया, कुछ खास नहीं रहा। इसके टाइम पे एक देखिए नूनीज आता है पुर्तगाली, ये भी शायद पुर्तगाली होता है, नूनीज आता है पुर्तगाली होता है। इसने अपनी बुक लिखी है क्रोनोलॉजी ऑफ फराश नूनीज, ठीक है, जस्ट ए मिनट, क्रोनोलॉजी ऑफ फराश नूनीज। इसमें इसने विजयनगर के शुरुआत से लेके, ठीक है, संगम वंश से लेके अच्युत राय तक के टाइम पीरियड को इसने इलोबरेट किया इस बुक में, ठीक। और क्या आया, इसका एक टाइम राजदरबारी था राजनाथ डिंडाना था, कुछ ऐसे कुछ नाम था, ठीक है, देख लीजिएगा, राजनाथ डिंडाना। उसने अच्युत देव राय के जीवन पर एक, कहा जाए संस्कृत में लिखा है या तेलुगु में लिखा है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, संस्कृत में लिखा है कि तेलुगु में लिखा है। तो अच्युत
देव दय, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उद्यमय था शायद, अच्युत देव उद्यमय, एक संस्कृत ग्रंथ लिखा है इसके जीवन पर, ठीक है। बस इतना पर्याप्त है, ज़्यादा जानकारी याद नहीं रहती है। नागरकोट, ठीक है। अगर यदि देखिए, यह हो सकता है मैंने कुछ, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, काफ़ी टाइम हो जाता है पीरियड पर, इतने फैक्चुअल नॉलेज मुझे याद भी नहीं रह पाते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हों। यदि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी दर्शक को, किसी भी मेरे बड़े भाई को, छोटे भाई को, किसी को भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया, तो एक बार मुझे रिमाइंड जरूर कराइएगा, मैं उसको रीचेक करूँ। कई बार बच्चों ने मुझसे ऐसा, कभी कभार मैं लिखने में सन में मिस्टेक कर जाता हूँ, तो कोई बच्चे को बहुत ध्यान से नोट्स बना रहे होते हैं। एक बात तो महात्मा बुद्ध का टॉपिक था, उन्होंने काफ़ी ध्यान से मुझको बताया था, ये शायद आप गलत बता गए हैं, तो मैंने उसको फिर से रीचेक किया था, उसको नेक्स्ट वीडियो मैंने उसको सही भी किया था। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं। यदि हो सकता है मैंने इसमें कुछ फैक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल पॉइंट में कुछ गलत बता दिया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको बिल्कुल सही कर दूंगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये देखिए, जैसे ये पॉइंट है, मुझे इसका सेकंड वर्ड नहीं याद आ रहा है, ठीक है, स्वचरित, सेकंड वर्ड नहीं आया, स्वचरित, उद्घोष है कि जगत है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूंगा। ओके, तो यहां पर कृष्णदेव राय के बारे में हम लोगों ने पूरा कुछ देख लिया, काफ़ी। अभी देखिए, सिर्फ हमने उनके पर्सनल लाइफ पे गए हैं, उन्होंने ज़्यादा हम लोगों ने फोकस नहीं किया है कि समाज के प्रति क्या किया, सिर्फ उनका पर्सनल लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे अपने राज्य को, पॉलिटिकल जीवन को उसने कैसे फुलफिल किया, परफॉर्म किया। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो पूरे विजयनगर के बारे में, जो उनके प्रशासन, शासन प्रशासन, कला, साहित्य, स्थापत्य कला, सब पर चर्चा करेंगे। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग अच्युत देव राय के बाद जो नया शासक था सदाशिव, जो शायद इसका भतीजा होता है अच्युत देव राय का, वो विजयनगर का आखिरी शासक बनता है। विजयनगर का तो नहीं, लेकिन तुलु वंश का आखिरी शासक बनता है, जिसके टाइम पीरियड पे एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जाती है, तालीकोटा, वॉर ऑफ तालीकोटा, उस पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ लास्ट वन आर्मेडू वंश पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, तो चलिए कोशिश करते हैं कि जल्दी से खत्म कर लिया जाए आज की विजयनगर का पॉलिटिकल सेशन। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, तो फिर आगे उसके कंटिन्यू करते हैं विजयनगर का। जब हम लोगों ने तुलु वंश के पढ़ने के बाद अब हम लोग तुलु वंश को और आगे कंटिन्यू करते हैं अच्युत देव राय का। उसके पहले एक मिस्टेक मैंने लव वीडियो में देखी, यहाँ पर मैंने जो नगर था उसको नागरकोट लिख दिया है, वो नागरकोट नहीं, वो नागलपुर है, एडिट कर लीजिएगा उसको। ओके, चलिए और आगे स्टार्ट करते हैं कि अच्युत देव राय के पढ़ने, अच्युत देव राय तक हम लोग पहुँच गए। अच्युत देव राय के बाद जो शासक आता है वो आता है सदाशिव, जस्ट मिनट, सदाशिव। अब ये शासक बैठा गद्दी पर, ठीक, सदाशिव गद्दी पर बैठा, लेकिन यहां पर जो लगभग ये बैठा 42 के आसपास, 42 के आसपास ये बैठा, 1542, ठीक, 1542 के आसपास गद्दी पर बैठा, और ये चला 1570 तक। अब देखिए, ये जो सदाशिव बैठा तो, लेकिन एक पपेट की तरह था, क्योंकि इसका जो एक मंत्री था राम राय, मेन सत्ता इसके हाथ में थी, ठीक, कैरेक्टर याद रखिएगा, राम राय काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है इस सदाशिव के टाइम पीरियड का। तो ये महत्वाकांक्षी भी था, महत्वाकांक्षी योग्य, तो सब महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी और योग्य तो था, नो डाउट योग्यता थी, लेकिन इसकी नीतियां गलत थी, अनीतिज्ञ था, इसकी नीतियां बिल्कुल गलत थी। इसने क्या किया, ये ज्यादा होशियारी दिखाने लगे थे, है ना, अपनी काबिलियत को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लेगा, क्योंकि बहमनी वंश के 5 राज्य थे। तो इसने क्या किया, उन मुस्लिम सल्तनत, इसको जो, जिसके देखिए हम लोग बोलते हैं दक्कन यूनियन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो दक्कन की यूनियन थी, जो 5 राज्य थे, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर, बरार, बीदर, तो इनके बीच में ये आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लगा था, ठीक। राम राय उनके और इंटरफेयर करके आपस में फूट डाल रहा था। अहमदनगर से पास आगे कहता कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बीजापुर पर अटैक कर दो, बीजापुर पर आता खिंचन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गोलकुंडा पर अटैक कर दो, बिस्तर बरा, मतलब सबके बीच में
फूट डाल रहा था और सबके फ़ायदा उठा रहा था अपने आप कि तुम हमको इतना टैक्स दो, हम इस पर अटैक कर देंगे, तो हमको यहाँ पे साथ दो, हम इस पर अटैक कर देंगे। इस तरह इसने अपने राज्य को एक्सटेंड तो किया, एक्सटेंड के लिए काफ़ी हद तक एक्सटेंड किया, लगभग 20 वर्षों तक इसने यह स्थिति कायम रखी, 20 सालों तक। लेकिन झूठ का टाइम पीरियड कभी कम ही होता है, तो झूठ तो बोल ही रहा था, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये जो 5 राज्य थे ना, 5 राज्य बहमनी वंश के, इन्होंने क्या किया, ये बात पता लगा ली, जो 5 राज्य थे इस बात को सच में पता लगा ली। जो विजयनगर का मंत्री है राम राय, वो हम लोग के साथ खेल रहा है बैकफुट पे। तो अब ये कर क्यों रहा था, इसके पीछे क्या राय था? पहली बात तो इसने अपने राज्य को एक्सटेंड कर लिया, और दूसरी बात विजयनगर की प्रतिष्ठा में भी अंतर हो गया कि 5 राज्य मिलकर एक हरा नहीं पा रहे, हरा तो वैसे भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब प्रतिष्ठा और राज्य एक्सपेंड हुआ, ये इसका मोटिव था। अपने मोटिव में कहीं ना कहीं ये साबित हुआ। और नो डाउट देखिए, योग्य है, ऐसी बात नहीं योग्य नहीं है, लेकिन बस इसकी एक पॉलिसी जो इसने दक्कन के जो 5 राज्य थे, मुस्लिम राज्य थे, इसके अगेंस्ट जो पॉलिसी अपनाई, ये ही खुद पे हावी हो गई, ये खुद पे इसके लिए नुकसानदेह हुई। कैसे? जो 5 राज्य थे, देखिए, अहमदनगर, ठीक, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, इन सब में क्या हो, यूनियन बन गई। ठीक है, अरे अकेले तो तुम लड़ोगे तो इनको हरा सकते ही नहीं, सब तत्कालीन भारत सबसे सर्वोच्च सेना विजयनगर के पास है, तो अकेले तो तुम जीत हरा ही नहीं सकते। तो इन्होंने बना ली यूनियन, और यूनियन में देखिए कौन से सिर्फ इतने लोग, 4 लोग शामिल हो, कई 5 लोग बताते, लेकिन 5 लोगों ने, बरार नहीं शामिल हुआ था, बरार नहीं शामिल हुआ था। इन 4 ने बना ली यूनियन, संघ बना ली। इसे ही बोलते हैं कि जब पूछते हैं कि तालिक वार और तालिक कोटा किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर और दक्कन की यूनियन के, दक्कन के संघ के बीच हुआ था। इन लोगों ने अपनी एक यूनियन बना ली और कहा कि अब देखो हम विजयनगर को ठीक करते हैं। इन लोगों ने आपस में मतलब दोस्ती भुला दी, दुश्मनी भुला दी और दोस्ती कर ली कि चलो ठीक है, आपस में मिलते हैं, फिर विजयनगर को अटैक करते हैं। अब इन्होंने इसके अगेंस्ट अटैक करने की कोशिश की, लेकिन देखिए अब बात यहाँ पे आप समझिए। पहला जो हुआ था वो आई थिंक 29 दिसंबर के आसपास 1564 में इन्होंने एक टुकड़ी भेजी थी विजयनगर करने। लेकिन राम राय ऐसे बात नहीं, बस इसकी एक ही पॉलिसी गलत रही, बाकी सब क्वालिटी थी, बहादुर था, वीर था, और इस टुकड़ी को इसने हरा दिया। इससे क्या हुआ, इन्होंने कहा नहीं गलती हो गई, हमने वो भूलवश रॉकेट की बटन दब गई तो आपके एरिया में चला गया था, लेकिन हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। राम राय इनकी बातों में आ गया, ठीक है, चाहता तो इसी टुकड़ी के जवाब में पूरा युद्ध कर देता और इन 5 को साफ कर देता, लेकिन इनकी बातों में आ गया, चलो ठीक है, रॉकेट की बटन भूल से दबी थी, कोई बात नहीं, अब लेकिन टुकड़ी आने नहीं चाहिए हमारी बॉर्डर में। ठीक, राम राय ने यही गलती कर दी और 4 लोग मिलकर 32 जनवरी, लगभग 1 महीने बाद 1564 में तालीकोटा में एक गांव है राक्षसी तंगड़ी, वहां पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध किस बात पे? ऐसे थोड़ी कि आओ हम लड़ लेते, कौन किस में दम है। बीजापुर ने पहले कहा कि हमारे जो किले हैं जीते हैं वो हमको वापस करो। राम राय कहते हैं नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो। ठीक, अब लड़ाई का उनको टॉपिक मिल गया, तो ठीक है, दोनों लोग विजयनगर वर्सेस और दक्कन की जो यूनियन थी वो आपस में सामने आ गए। ठीक है, विजयनगर दोनों सामने, और राम राय 70 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, लगभग अपनी भाषा हम लोग कहते हैं कि एक ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, 70 एज, और यहाँ पे सब यूथ की IPL वाली टीम है। तो ठीक है, यहाँ दोनों लोग आपस में आ गए। राम राय ने बहादुरी से सबका सामना किया, लगभग हरा दिया था। लगभग राम राय ने इन 4 को सेना को हरा दिया था। ठीक, मैंने क्या कहा था देवराय 2 के टाइम पे पीरियड में कि अब विजयनगर की सेना में मुस्लिम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तुर्कियों को इन्वॉल्व कर लिया था। बस यही गलती की थी विजयनगर के पतन के बारे में। जो राम जहाँ जीत रहा था तो बैक डोर से दक्कन के यूनियन ने इनकी एक टुकड़ी थी, राम राय की एक टुकड़ी थी, याद रखिए राम राय की टुकड़ी थी जिसमें मुस्लिम ही थे और लगभग 1,40,000 सैनिक थे। इसमें
इस सेना में 1,40,000 सैनिक थे और जिसका जो जनरल था वो था सर गिलानी ब्रदर्स। उसको हम लोग बोलते हैं गिलानी ब्रदर्स, गिलानी भाई थे, 2 लोग थे ये, गिलानी भाई थे। तो ये हेड थे, ये उस टुकड़ी के हेड थे गिलानी भाई। इनसे दक्कन के लोगों ने कहा जाए एक बैक डोर से एक ट्रीटी कर ली थी कि जब हम इशारा करें तब आप अपनी ही सेना पर अटैक कर देना। तो इन्हीं ने कहा जाए विश्वासघात किया। जहां रामराय जीतने वाला था, ये 1,40,000 सैनिक विजयनगर की ही आर्मी पर, मतलब अपनी ही आर्मी पर अटैक कर दिया और विजयनगर रामराय हार गया। ठीक है, मैंने बताया तो वहाँ पर देवराय के टाइम में जो गलती हुई थी कि उन्होंने मुस्लिमों को, अपने तुर्कियों को अपनी सेना में शामिल कर लिया था, धनुर्धर तुर्कियों को इन्वॉल्व कर लिया था, और यही गलती यहाँ पर इनको भारी पड़ गई और वापस इनको ये रामराय हार गया। ये कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि एक 70 साल के योद्धा ने चारों सैनिकों के, चारों युद्ध सेनाओं के, चारों राज्यों के सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए थे अकेले, जबकि ये जो चारों के राजा थे ये जवान थे, युवक थे, और जबकि एक 70 साल का बूढ़ा इंसान था, इसने सबको, लेकिन सिर्फ एक विश्वासघात के कारण विजयनगर का यहाँ पे पतन होता है, विजयनगर का पतन होता है। और देखिए, अब देखिए, जब ये सेना एंट्री ले लेती है विजयनगर में, तो कई लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं होता है कि विजयनगर रामराय हार गए हैं। जब और आगे जब सेना लूट रही होती है तो कई लोगों को याद नहीं होता, तो सबूत के तौर पे इसका सिर दिखाया जाता है। ठीक है, अब कुछ राइटर्स, जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक पक्षी इतिहास को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, तो कुछ राइटर्स ऐसा मानते हैं कि इसने अपने आप को मार लिया था, और कुछ राइटर्स लिखते हैं कि इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। कुछ भी हो, इन शॉर्ट ये मारा गया और इसकी डेड बॉडी यानी इसका सिर दिखाया गया था कि यकीन मानिए अब रामराय मारा गया है। रामराय मारा गया है, सदाशिव नहीं मारा गया है, ये भी बात पॉइंट है। सदाशिव अभी भी जिंदा है, लेकिन अब देखिए फिर वही बात, है तो वास्तव में दुश्मनी है आपस में, इसको मार दिया है, लेकिन ये चारों तो आपस में खुद ही प्रतिबद्ध हैं। 3 दिन तक विजयनगर को लूटा जाता है, 3 दिन तक विजयनगर को लूटा जाता है। और जैसे हम्पी में जब जाते हैं तभी वहाँ के लोग यकीन नहीं करते कि रामराय मार दिया गया, तो वहाँ के लोगों को इसको डेड बॉडी दिखानी पड़ती है, इसका सिर दिखाना पड़ता है। ठीक है, तब लोग मानते हैं। और कहा जाता है कि इतना नरसंहार किया जाता है विजयनगर में कि जो जितने भी सैनिक बचते हैं सबको मार दिया जाता है। खैर वो एक अलग बात होगी, वो तो सभी एक थ्योरम चला आ रहा है, जो जीतता सबको मार रहा होता है। तो अब आपको समझ में आया तालीकोटा का जो सीन क्या बन रहा था। ठीक, दिल्ली का लोगों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बताइए, मैं फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मेन कारण मुस्लिम के जो गिलानी भाई थे तुर्की, जो उन्होंने शामिल किया गया था, उन्होंने गद्दारी की और बैक डोर से दक्कन यूनियन से क्या कहते हैं मेमो साइन कर लिया था, और मेमो साइन करने के बाद उन्होंने एंड वक्त पे गद्दारी की और हार गए विजयनगर साम्राज्य। 3 दिन तक लूटा और लगभग 6 महीने तक कंट्रोल किया। लेकिन 6 महीने इसी बात में एक बुक है, उसके राइटर हैं, बुक का नाम है अ फॉरगेटन अंपायर। ठीक है, हो सकता है फॉरगेटन अंपायर। अब एक विस्मृत साम्राज्य। लेखक है इसके सेवल। इन्होंने लिखा है कि संसार के इतिहास में इतना वैभवशाली साम्राज्य का सर्वनाश इतने सहसा ढंग से कभी नहीं हुआ जितना विजयनगर का, जैसे विजयनगर का हुआ। संसार के इतिहास में इतने वैभवशाली नगर का सर्वनाश इतने सहसे ढंग से कभी नहीं हुआ जितना विजयनगर का। मतलब विजयनगर एक कोई मामूली सेना था, पूरा दक्षिण कवर किए हुए था, इतनी सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन सिर्फ एक गलती और सब कुछ खत्म हो गया। अब देखिए 3 दिन तक लूटा और 6 महीने तक सब 6 महीने तक सब चलता रहा। लेकिन 6 महीने बाद इन तीनों में फिर से ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई और ये आपस में फिर लड़ने लगे, और आपस में जहाँ लड़ने लगे तहाँ फिर से विजयनगर को एक बार उठने का मौका मिल गया। और विजयनगर को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सदाशिव फिर गद्दी पर बैठ गया। लेकिन सब कुछ तो लुट ही चुका है, अब क्या है, बाकी पूरा शहर जल चुका है, अब क्या करोगे सत्ता में बैठ के। तो सदाशिव 1570 तक सत्ता में बैठा रहता है, लेकिन इसको फिर रिप्लेस करता है राम राय का छोटा भाई, शायद होता है राम राय का छोटा भाई होता है, क्या नाम होता है इसका, तिरुमल।
तिरुमल इसको रिप्लेस कर देता है और एक नए वंश की नींव डालता है तिरुमल आरामेडु वंश की नींव डालता है, जो चलता है अब ये 1570 से लेके ऑलमोस्ट 1646 टू 52 ऐसे आसपास चलता है। ठीक है, हो सकता है 19 में आगे पीछे हो जाए। आर्मेडो वंश यहाँ पे तिरुमल सबसे पहले, अब देखो इसके भी कुछ नहीं है साल्यू वंश की तरह, इसका भी समरे इसका थोड़ा सा शॉर्ट में है, 2-3 लाइनों में है। सबसे पहले आता है तिरुमल, कुछ खास नहीं टाइम पीरियड रहा है, 1572 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे पतनशील कर्नाटक का उद्धारक कहा जाता है, पतनशील कर्नाटक का उद्धारक, पतनशील कर्नाटक का उद्धारक। लेकिन इसके टाइम पे एक और बात होती है, इसने अपनी जो कैपिटल थी वो विजयनगर को तो अब रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि विजयनगर तो पूरा जल चुका है। इसने पेनागोंडू को अपनी राजधानी बनाया। ओके, इसके बाद आता है श्री रामचंद्र प्रथम, कोई खास टाइम पीरियड नहीं रहा। इसके बाद आता है वेंकट द्वितीय। ठीक, एक बार जस्ट में देखने दीजिए, वेंकट द्वितीय, और ये होता है ये आता है 72 से 85 तक, और ये 85 से रहता है 1614 तक। ओके, कुछ खास नहीं है। वेंकटरमन कहा जाए आर्मेडो वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहा है, और इसने अपने कहा जाए अब जो विद्रोह हो, अब देखिए विजयनगर का ये स्थिति नहीं है, आरामेडु वंश में के बाद रजिस्ट्री तो आपके नाम आ गई है, लेकिन एरिया आपका कंट्रोल पूरी तरह नहीं है। जो छोटे छोटे राजा हैं, अब सामंती जो छोटे मोटे राजा हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, वो अपनी अलग दुकान खोलना चाहते हैं, तो ये भी कंट्रोल नहीं कर पाता स्थिति को, और रामचंद्र भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो विद्रोही को दबाने में उनका टाइम पीरियड पूरा चला गया। लेकिन वेंकट ने कुछ हद तक कंट्रोल किया स्थिति को, सिर्फ वेंकट द्वितीय ही आया था, वही स्थिति कंट्रोल कर पाया था। और इसके बाद इसके टाइम पे देखिए अंग्रेज और डच, ठीक है, एंट्री लेने की कोशिश करने लगे थे भारत में। अब इसीलिए इसने 1610 में डचों को पुलिकट में अपना कारखाना खोलने की परमिशन भी दे दी थी। यही इंपॉर्टेंट होता है, जो सिविल लेवल पे इस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस राजा ने डचों को सबसे पहले कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। जब तो हम डचों का इतिहास पढ़ेंगे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी आया था क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। ओके, इसके बाद 1614 में इसकी मृत्यु होती है, और यहाँ से अब खत्म हो जाता है, सारे पिक्चर खत्म। इसके बाद जो परवर्ती शासक आते हैं, कोई भी शासक कुछ किसी काम पर नहीं होता, सब दुर्बल शासक होते हैं, एक के बाद आते चले जाते हैं। और आरामेडु को जो सबसे लास्ट शासक रहता है, नाम देख लीजिए इसका, श्री रामचंद्र तृतीय, ये होते हैं जो आरामेडु वंश का सबसे लास्ट शासक होता है, ये होता है। और सामंती विद्रोह अब इस स्तर पर बढ़ जाते हैं कि विजयनगर का पतन हो जाता है और सब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है, और यहाँ से विजयनगर छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया और विजयनगर खत्म हो गया। ठीक है, एक स्प्लेंडेड हिस्ट्री रही हिंदू साम्राज्य की। विजयनगर सबसे ताकतवर, सबसे कहा जाए सर्वशक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय, जिनका एक ऐतिहासिक जीवन रहा भारत के सबसे, ये अगर आप सर्च ये बात पॉइंट पर करेंगे कि द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म किंगडम, तो विजयनगर का नाम जरूर से जरूर आएगा। ओके, तो विजयनगर के चारों वंशों के पढ़ने के बाद पूरे हमने चारों एज पढ़ी उनकी, और सभी राजाओं पे डिस्कस किया, पॉलिटिकल सेशन देखा, किस तरह उसका जन्म हुआ विजयनगर का, और किस तरह धीरे धीरे परिवर्तन होते होते खत्म हो गया। खत्म हो गया, एक बार फिर से पुनर्जीवित होता है आर्मेडो वंश पे, लेकिन फिर से अपने उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने विजयनगर का पॉलिटिकल सेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विजयनगर का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग उसके एक्स्ट्रा जो सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और वाणिज्यिक स्थिति, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले जो आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अपनी राय अवश्य दीजिए। कोई प्लस पॉइंट हो, कोई नेगेटिव पॉइंट हो, उसको जरूर बताएं। खासकर मेरी कमियों को अवश्य बताएं, जिसको मैं सुधार कर और अपनी अपडेट कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।